हाँ, सामान आया होगा, सामान देखिए भाई, अपना जो टेस्ट पेपर था उसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए भैया, एक एक क्वेश्चन को देखें आप। पहला क्वेश्चन, समान आयाम और समान तरंग दैर्ध्य की दो तरंगें विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित की जाती हैं, तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा। देखो क्या पूछ रहे हैं इसमें, अधिकतम। अधिकतम कब होता है, जब दोनों तरंगे किस में मिले हैं, समान कला में। समान कला का मतलब क्या हो गया, उनके बीच में कलांतर क्या होना चाहिए, शून्य। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपके जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा है, शून्य। अपनी आंसर की से भी आप चेक करते जाए, मैं साथ साथ ही देखो आंसर की में देखें, आंसर सेम है क्या, सेम है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्तिगत प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25:1 है। तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहे हैं, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये। आई मैक्सिमम और आपको दिया हुआ है आई मिनिमम। ये आप अच्छे से जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम होता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो देखिएगा इनकी वैल्यूज रखो आप, 25:1। तो आप इधर पूरी वैल्यू रख देते हैं, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई, इसके अगर अपन एक एक स्टेप्स की अपन बातें करें, आप इसी समीकरण को यूं लिख सकते हो, कितना हो गया, 5:1 बराबर में रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2। बात एक ही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 रूट ऑफ I1 माइनस 5 रूट ऑफ I2, यही आ रहा है, इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2। अब देखिए भैया, इसमें रूट ऑफ I1 को इधर ले आते हैं अपन, माइनस हो जाएगा 5 रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I1, इसको इधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा प्लस 5 रूट ऑफ I2। अब देखो भैया, यहां कितना बच गया, ये 4 रूट ऑफ I1 रह गया ना, 4 रूट ऑफ I1 रह गया, इधर बोलो 6 रूट ऑफ I2 हो गया। यानी कि आपके पास इक्वेशन हो गई है रूट ऑफ I1 अपॉन में रूट ऑफ I2, 6 अपॉन में 4 हो गया, या इसे आप कह सकते हो 3:2। लेकिन आपको निकालना क्या है, I1 अपॉन में I2 कितना हो जाएगा, 9:4 है क्या कोई सा, तीसरा ऑप्शन आ गया है आपके पास। ये लीजिए भैया, नोट कीजिए इसे, क्या कैच लो, पिक ले लो आप इसकी एक बार। एक मिनट, नवीन की निकाल लो। हाँ हो गया भैया, अरे आ गया क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा,
प्रकाश के कला संबंध स्रोत संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं जबकि उनके मध्य कलांतर हो। ये संपोषी व्यतिकरण होने के लिए कलांतर क्या होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई, यानी किसका? 2 पाई वाला। क्लियर? संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होना चाहिए? फाई इज इक्वल टू या तो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, डैश डैश डैश। ठीक है ना? और विनाशी होता तो पाई का विषम गुणज, पाई का क्या चलता? विषम गुणज। नेक्स्ट आओ, श्वेत प्रकाश से उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय श्वेत दीप्त फ्रिंज के समीप चमकीली फ्रिंज का रंग कौन सा होगा? कंफर्म है? आंसर की में देख लो। बैंगनी ऐसे होगा, सुन लो। एक्स की जो वैल्यू आती है वो लैम्डा पे डिपेंड होती है स्थिति, तो जिसकी लैम्डा कम होगी वही पहले आएगी ना? नहीं। और लास्ट वाली कौन सी होगी इसमें? लाल। ये भी नोट कर लेना, लास्ट वाली कैसी होगी इसमें? लाल होगी। लास्ट वाली कैसी होगी इसके अंदर? लाल। प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक है कि अवरोधक का आकार प्रकाश की तुलना के लगभग बराबर होना चाहिए, उसकी कोटि का होना चाहिए। सही है? प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या निम्न से संभव है। प्रकाश की क्वांटम प्रकृति नहीं, प्रकाश की तरंग प्रकृति। व्यतिकरण और विवर्तन किस प्रकृति को शो करते हैं? तरंग प्रकृति को। ध्यान रखिएगा, व्यतिकरण और विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति को क्या है? दर्शाते हैं। यदि यंग के द्विस्लिट द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? देखो, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी है भैया। स्लिटों के बीच की दूरी क्या होती है? स्मॉल डी। अगर इसको आप 3 गुना कर रहे हो तो कितनी रह जाएगी? 1/3 रह जाएगी पहले की, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू क्या होती है? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सोडियम लैंप को नीले प्रकाश के लैंप से बदल दिया जाए तो आप तो अच्छे से जानते हो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। नीले रंग की लैम्डा क्या है? कम है। लैम्डा कम है तो बीटा भी क्या हो जाएगी? कम। तब फ्रिंज चमकीली हो जाएंगी, फ्रिंजें हल्की पड़ जाएंगी, फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी। फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी बताओ? कम हो जाएगी। हो गई? हाँ, ये लो, ये लो, आप नोट कर लो। फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी। अगर लाल रंग के प्रकाश से बदलते तो बढ़ जाती है। हो गया कि? नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, तो लैम्डा का पूर्ण गुणज। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ, पाई 3, 5 पाई ऐसे। साबुन के बुलबुले को श्वेत प्रकाश में देखने पर रंग दिखाई देते हैं, इस घटना का कारण है व्यतिकरण। याद रखना भैया, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देते हैं। इसके अलावा बारिश के दिनों में जब कहीं पानी फैला हुआ है और उसके ऊपर तेल रिस किया जाता है तो भी क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। पक्षियों के रंगीन दिखाई देना भी किस पर आधारित है? प्रकाश के व्यतिकरण पर। नेक्स्ट, एकल स्लिट जिसकी चौड़ाई स्मॉल ई है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित की जाती है, प्रथम निम्न 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होगा यदि, देखो भैया ये आपने पढ़ रखा है ए साइन थीटा इज इक्वल टू, इसने निम्निष्ठ की बात की है क्या? अच्छा, प्रथम निम्न 60 डिग्री पर यानी कि एन लैम्डा
निम्निष्ट के लिए n लैम्डा होता है, ठीक है ना, और उच्चिष्ट के लिए विषम गुणज आएगा। अब सुनिएगा, एक की जगह क्या दे दिया, स्मॉल ई दे दिया है, ये तो दिया है। ये कितना है, साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कौन सा है, प्रथम है, एन की वैल्यू 1 हो गई। तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा है। किसकी वैल्यू निकलवा रहे हैं, ई की। तो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू आप जानते ही हो, रूट ऑफ 3 और 2 पर आ जाएगा। कौन सा आ गया भैया, ऑप्शन 2 लैम्डा, बिल्कुल राइट। हो गए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा और ध्रुवण तल के मध्य कोण क्या होता है, 0 डिग्री, क्योंकि जिस तल में कंपन होते हैं, हो गया अपना आप ही 0 डिग्री। और बताओ, कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण 90 डिग्री, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये तो क्या आ गया आपके पास, 0 डिग्री आ जाएगा। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवण, क्योंकि ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही पाई जाती है। प्रकाश तरंगों में, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, बाकी सारे गुण होते हैं, ध्यान रखना। ध्वनि तरंगों जो कैसी है, अनुदैर्ध्य, में ध्रुवण नहीं पाया जाता है। यानी कि देखो, व्यतिकरण ध्वनि का भी होता है, प्रकाश का भी होता है, विवर्तन भी दोनों का होता है, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, लेकिन ध्रुवण ध्वनि तरंगों में नहीं होता है। यंग के प्रयोग में यदि रेखा छिद्रों के बीच की दूरी आधी, स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई देखो, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। देखो, स्लिट से पर्दे की दूरी, स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी दुगनी, यानी इसको तो डबल कर रहे हैं, और स्लिटों के बीच की दूरी क्या कर रहे हैं भैया, आधी कर रहे हैं। कितनी हो गई, पहले की 4 गुनी। पहले की अपना आप ही कितनी आ जाएगी भैया, 4 गुनी आ जाएगी। हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तरंग के समीकरण ये दे रखी है, एक के समीकरण ये दे रखी है। अब बताओ, एक के अंदर तो साइन है, एक के अंदर क्या है, कोस है। आवृत्ति दोनों की समान है, आवृत्ति दोनों की क्या है, समान है। ओमेगा दे रखी है कोणीय आवृत्ति, भैया कोणीय आवृत्ति दोनों की क्या है, समान है। इनके बीच में कलांतर बताओ मुझे। एक में साइन है, एक में क्या है, साइन है, देख लो आप। एक में तो आपके पास क्या आ गया है, साइन, और एक में आ गया है कोस, और साइन और कोस में 90 डिग्री होता है अंतर, यानी कलांतर इनके बीच का 90 डिग्री है। और कलांतर कहीं समय पर डिपेंड है ही नहीं, कलांतर फाई होता है। अब इस कलांतर समय पर निर्भर नहीं है, इसका मतलब ये कैसे है, कला संबंध। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के बीच में कलांतर समय के साथ नियत रहे, क्या क्या कहलाते हैं, कला संबंध। अगर समय आ रहा है कलांतर के साथ, इस मतलब समय के साथ बदल रहा है वो, फिर नहीं होता। टी समय दिखा रहा है, कोस को लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे अपन, कोस को लिखेंगे साइन, देखो ऐसे, जैसे कोस ओमेगा टी है, इसे आप क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, 90 डिफरेंस आ गया ना।
यंग के द्विसलिट प्रयोग में फ्रिंज प्रणाली की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात इतना है, तो कला समन स्रोतों के आयामों का अनुपात क्या होगा? देखिए भैया, दो तरीके से बता देता हूं। फर्स्ट मेथड में तो अपन क्या जानते हैं कि आई मैक्सिमम अपोन में आई मिनिमम, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये तो होता है। तो ये तो कितना है मैक्सिमम मिनिमम, 9:1। तो सीधा ही लिख देना, अपन एक स्टेप कम कर देते हैं। क्या कर दें बताओ? 9 का इस रूट कितना हो जाएगा? 3, 3:1। A1 प्लस A2, A1 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 3A1 माइनस 3A2, A1 प्लस A2। बोलो कितना रह गया? 2A1। तो A1 अपोन में A2, 2:1 आ गया क्या? कौन सा है? सेकेंड। या तो इससे कर लो, नहीं एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको मैं, देख लेते हैं, उससे भी आंसर बैठते हैं आपके, नहीं बैठते। देखो A1 अपोन में A2 रूट ऑफ आई मैक्सिमम रूट ऑफ आई मैक्सिमम प्लस रूट ऑफ आई मिनिमम। भाई अनुपात पूछ रहे हैं इसलिए अनुपात निकल जाएगा। रूट ऑफ आई मैक्सिमम माइनस रूट ऑफ आई मिनिमम। देखो चेक करके देखते हैं, आई मैक्सिमम का रूट कितना है? 9। 9 का रूट कितना बन जाएगा? 3। देख लो आप, अरे 9 रखो ना यार। फिर 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 3, 1, 3 और 1 4, कितना रह गया? 2:1। इससे भी आ गया। नोट करना था नोट कर लो फटाफट से, हो गया। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट। विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या प्रकाश के किस गुण द्वारा संभव है? तरंग प्रकृति। प्रकाश को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, परावर्तन द्वारा कर सकते हैं, अपवर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा भी होता है, विवर्तन द्वारा नहीं कर सकते। तो देखो प्रकाश के ध्रुवण की विधियां, पहली परावर्तन द्वारा, दूसरी अपवर्तन द्वारा, तीसरी द्वि अपवर्तन द्वारा, चौथी प्रकीर्णन द्वारा, और पांचवी द्विवर्णता द्वारा। इन विधियों द्वारा अपन समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते। हटा दें इसे। प्रकाश का वह गुण जिसकी पुष्टि व्यतिकरण परिघटना द्वारा होती है, कौन सी? तरंग प्रकृति की। तरंग प्रकृति पुष्टि यही करता है व्यतिकरण का प्रयोग। एकल छिद्र के फ्राउनहोफर विवर्तन प्रयोग में एन कोटि के द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए पथांतर की शर्त क्या है? λ/2 का क्या आना चाहिए इसमें? विषम गुणक। तो भैया λ/2 तो ये रहा, विषम ये हो गया। क्या आना चाहिए शर्त बोलो? याद रखना λ/2 का विषम
गुणज होना चाहिए। इसमें लिख रखा है द्वितीयक उच्च कोटि के। द्वितीयक उच्चिष्ट का मतलब होता है गौण उच्चिष्ट भी बोलते हैं इसे अपन। λ/2 का क्या होना चाहिए? विषम गुणज। क्लियर है चीज? नेक्स्ट आ जाओ। ध्रुवण कोण पर आपतित प्रकाश के लिए परावर्तित किरण और अपवर्तित किरणों के बीच कोण क्या होता है? परस्पर लंबवत होती है तो 90 डिग्री। चेक करो आंसर, देखो फटाफट से। सही है, चलो भाई अच्छी बात है। अगर आगे देखो अगला क्वेश्चन। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्रोतों के बीच इतने एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के स्रोत से प्रकाशित किया जाता है। पर्दे पर फ्रिंजों के बीच की दूरी इतनी है भैया, कोणीय दूरी दे दी है। संपूर्ण उपकरण को पानी में डुबो दें तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई होगी अगर पानी का अपवर्तनांक इतना है। तो देखो किसी माध्यम में थीटा एम होता है थीटा अपोन में म्यू। कितना है थीटा कोणीय चौड़ाई? 0.2। अपवर्तनांक कितना है? 4/3। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6/4। कितना हो गया? 0.15 आ गया। सेकंड आ गया कि देख लो। आ गया होगा थीटा, देख लो। हो गया? नेक्स्ट देखिए, दो प्रकाश तरंगे हैं। एक का तो ये है समीकरण और एक का ये है भैया। दोनों तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा? अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। आयाम देख लो आप इनका पहले। क्या यहां पर ये भैया देखो टाइप होने में इसमें नहीं आया, आपके पेपर में आ रखा होगा, यहाँ 8 आ रखा होगा। देखो पेपर में 8 आ रखा है, देखो नहीं आ रखा ये, तो फिर ये टाइप नहीं हो पाया आपके पास। यहाँ 8 आएगा, है ना, क्योंकि 8 से आंसर आएगा इसका। तो देखो एक का तो कितना है 6 और एक का कितना है 8 है आयाम। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात यानी कि आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, ये अपने पेपर में कलर में 8 टाइप नहीं हुआ है ना। इजिकल टू A1 प्लस में A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस में A2 का होल स्क्वायर। A1 कितना ले लो 6, ये ले लो 8, 6 माइनस 8। हाँ भैया कितना हो गया? 8 और 6 14, और ये -2। अरे -2 तो बचेंगे, एक साथ स्क्वायर कर लो। कितना हो गया? -7। 49/1। देखो आंसर की में चेक करो, पहला ही ऑप्शन है क्या? हाँ, वो संख्याएं इस तरह दी जाती है हमेशा ताकि कैलकुलेशन अपन कर सके इजीली, इसीलिए तो। हाँ, रूट नहीं निकल रहा है, ऐसी संख्या दी नहीं जाएंगी आपको, हमेशा रूट निकाली जाएंगी वैल्यू। ऐसे थोड़ी दे देंगे कि आपका टाइम थोड़ी खराब कराएंगे एग्जाम में। अब देखो भैया, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के बोर के सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? बड़ी सिंपल सी बात है यार, आप जानते हो mvr इजिकल टू NH/2 यानी कि ये आपको दे दिया है 2H/2 तो सीधी सी बात है n की वैल्यू कितनी है? 2 आ गई, दूसरी कक्षा हो गई। दूसरी कक्षा की ऊर्जा आप जानते हो भाई, आप जानते हो किसी भी nवीं कक्षा के अंदर -13.6/n², 2 का स्क्वायर
4 का भाग दे दो, कितना आएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरी कक्षा वैसे ही पता है आपको, तो याद हो चुकी अब तक तो वैल्यू है। कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट। हो गया है। यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है तो तरंग संख्या का मान क्या होगा? तरंग संख्या न्यू बार इज इक्वल टू आर 1 में n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। आर को आर रहने दो, ये न्यू बार को तरंग संख्या बोलते हैं अपन, 1 में लेमडा को, है ना। कौन सी कक्षा किस में आ रहा है? द्वितीय से प्रथम में। ये लो काम ही खत्म हो गया। 1 का स्क्वायर माइनस ये लो, तो भैया आर 1 माइनस 1/4 3/4 आर आएगा। देखो कौन सा आ रहा है? करते जाओ फटाफट, ये तो आपने केमिस्ट्री में खूब पढ़े हैं। बोर के सिद्धांत के अनुसार कक्षा की त्रिज्या कक्ष क्रमांक n पर किस प्रकार निर्भर करती है? याद करो, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम। तो आर एन इज प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। कौन सा आ गया? हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतनी है तो तृतीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी यार? अपन अनुपात जानते हैं, बिल्कुल 1:3। 1 4 9 16, यही तो अनुपात चलता है इनका। तो तीसरी कक्षा की बात कर रहा है ये। किससे गुणा करोगे? 9 से। 0.528 को गुणा कर दो 9 से, कितना आ रहा है भैया? 4.752 एंगस्ट्रॉम आ रहा है क्या? पक्का पता है? ये लो भैया 100% पता है तुझे तो ले। हो गया लोग। नेक्स्ट पे आ जाओ। परमाणु की आयनित अवस्था के लिए प्रमुख क्वांटम संख्या n का मान अनंत। भाई आयनित होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का परमाणु से बाहर चला जाना, है ना। तो वो क्या हो गई? छोड़ के भाग गया। अगला देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पूर्णतः पराबैंगनी क्षेत्र में उपस्थित होती है? लाइमन। याद रखना, लाइमन तो पराबैंगनी में होती है और बामर दृश्य क्षेत्र में आती है। पाशन, ब्रैकेट और फुंड अवरक क्षेत्र। हम्प्री लास्ट में। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या an है। ए नोट है भैया ये ना, ए नोट है। तो हीलियम परमाणु में प्रथम कक्षा की त्रिज्या बिल्कुल देखो 0.529 n स्क्वायर अपॉन में जेड। अपना आप ये एलिमेंट आ गया जेड। हीलियम का कौन सा होता है परमाणु क्रमांक? 2। यानी कि आपको पता है प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतनी है, तो हीलियम परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? n तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है। r इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में जेड। r हीलियम, ये लो r हाइड्रोजन। क्या लिखोगे बताओ? उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जेड हाइड्रोजन बटे में जेड हीलियम। तो देखो आर हीलियम, आर हाइड्रोजन क्या दे रखी है? ए नोट। जेड हाइड्रोजन कितना होता है? 1। ये कितना होता है? 2। तो आर हीलियम कितना हो गया बताओ? ए नोट बाई 2। है क्या कोई सा? पहला ही ऑप्शन है ना, आ रहा है होगा।
हो गए क्या? 29 ही थे क्या? हैं? अरे एक और है यार। परमाणु के nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा की परिमाण में कितनी होगी? देखो याद रखना, nवीं कक्षा की जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, वो जो कुल ऊर्जा है उसकी ऋणात्मक होती है ना, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इसकी कुल ऊर्जा की क्या होती है? दुगनी। तो पूछ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा की निकल जाएगी। बताओ क्या आ रहा है? कन्फर्म पता है? परिमाण में तो दुगनी होगी, क्योंकि आपको पता है ये इसके बराबर है माइनस, बस परिमाण पूछा तो परिमाण तो बराबर हो गई। देख लेना आप चेक करके, मेरे ख्याल से हो गया। देखिए आपके क्वेश्चन ये और ज्यादा है क्या? इसने कितने डाल दिए इसमें इस बार? 36 क्वेश्चन है। चल भैया जय, तो भाई यही कर लेंगे अब, आगे है तो देखो ये लो क्या है क्वेश्चन में, बताओ। यदि किसी परमाणु में द्वितीय चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अंतर E हो तो परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होगी? ये आयनन ऊर्जा है भैया ना। देखो द्वितीय और चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अंतर E हो, ऊर्जा का अंतर अपने दे रखा है, तो ये क्या कह रहे हैं? आयनन ऊर्जा कितनी होगी? रुक रुक रुक, द्वितीय और चतुर्थ कक्षा में देखने बार पेपर में यही है ना, किसी परमाणु द्वितीय और चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अंतर E हो तो बिल्कुल परमाणु की आयनन ऊर्जा होगी। चलो भाई इसे सोल्व करते हैं अच्छे से। देखो द्वितीय चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अंतर दे रखा है, अपन ये जानते हैं ऊर्जा अंतर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये लेते हो आप, बोर की तृतीय परिकल्पना, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू एच न्यू, यही तो लेते हैं अपन। बोर की तृतीय परिकल्पना से क्या आता है? डेल्टा E इज इक्वल टू En2 माइनस En1 लेते हैं, यही है। अब यहां अपने पास ये क्या कह रहे हैं? आयनन के लिए पहुंचाना है, तो आयनन के लिए इतनी जितनी इन कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर है, ये अंतर किसके बराबर दिया है अपन को? द्वितीय और चतुर्थ, यानी कि ये 4 हो गई, ये क्या हो गई? ये तो सॉरी 4 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? 2। इन दोनों का अंतर जो है अपन को वो दिया है इसने, ये लो, ये आपको क्या दे दिया है? E है। अब इनकी ऊर्जाओं का अंतर अपन को अगर पता चल जाएगा तो अपन क्या करेंगे? उतनी ऊर्जा किस में दे दो? प्लस में, तभी तो आयनन होगा। तो वैल्यू अगर अपन देखें परमाणु की आयनन ऊर्जा, ये इसकी आयनन ऊर्जा निकालेंगे तो भैया क्या 1 अपॉन में देखो En2 माइनस En1, ये तो अंतर तो अपन को इसने दे रखा है, चौथी कक्षा दूसरी कक्षा का। आयनन का मतलब है इस ऊर्जा के बराबर से ऊर्जा दे अपन, इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है इसका? इसमें भैया कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि आयनन के लिए तो इलेक्ट्रॉन को अपन जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा उसे दे देंगे E के बराबर। आंसर में शायद आपके ये 16/3 कर रखा होगा इसमें, देखो है ना। चलो देखो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, नहीं भैया इसमें ये आंसर आपका है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में अपूर्णता है अपने पास, पूर्णता नहीं है इसकी, क्योंकि इसमें ऊर्जाओं का अंतर दे रखा है, तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को इसकी। वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो देखो भैया वैल्यू यूं आएगी, चलो देख ही लेते हैं अब इसे, 2 मिनट और सही।
ये लो भाई, ऊर्जा के अंतर को अपन ई ले रहे हैं। अब ऊर्जा का मान अपन देखें तो बता, चौथी कक्षा में ऊर्जा का मान कितना आता है हाइड्रोजन परमाणु में? पहली के अंदर 13.6, दूसरी में 3.4, और तीसरी के ये दूसरी में 3.4, और तीसरी में देखो चौथी ऊर्जा की ऊर्जा निकाल लो ना, 13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर कर लो ना, 16, कितना रहा है? 0. बिल्कुल 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है ना। ये तो आता है अपने पास चौथी कक्षा के लिए, ये लो। और दूसरी के लिए आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका डिफरेंस देखना भैया, बोलो बोलो। 2.6 आ रहा है एग्जैक्टली, देखो दोनों का डिफरेंस 2.6 आ रहा है क्या? 0.85 के अंदर से घटा दो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, घटा दो इसे, बिल्कुल आंसर आ गया। देखो, अरे अंतर निकालना है यार, बाद वाली ऊर्जा ये है, इसमें से इसको घटाएंगे, 3.4 में से 0.85 घटाओ, घटाओ 3.4 में से 0.85 घटाओ ना। देखो ये मैं घटा के देखो इसे, बताओ कितना आया? 3.4 में से घटा दो इसको, कितनी लगेगी तुम्हें यार? ये मैं लिखो इसे भी, 3.4 0.85 2.55 आ गया ना। अब 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये अपने पास माइनस में आ रही है, क्लियर? इतनी ऊर्जा अगर अपन इसे दे दे तो ये क्या कर जाएगा? अपनी कक्षा छोड़ के भाग जाएगा भैया, हो गया। यानी कि इतनी ऊर्जा किस में दे दी जाए? प्लस में, ये हुआ। यानी कि ऊर्जा इतनी अगर प्लस में दी जाए तो आप देखो 16 के अंदर 3 का भाग दो, नहीं भाई ये तो नहीं आएगा, इसमें कहने की गड़बड़ी है ना? क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि फिर क्वेश्चन दूसरी वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा है पर इससे बढ़िया। तो अगला देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ब्रैकेट श्रेणी में दीर्घतम और लघुत्तम तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया ये। दीर्घतम और लघुत्तम तरंगदैर्घ्य का क्या है? अनुपात। देखो अधिकतम तरंग कौन सी श्रेणी है? ये ब्रैकेट है ना। तो देखो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, यही हुआ। अगर ब्रैकेट श्रेणी की अपन बात कर रहे हैं तो N1 का मान तो क्या आएगा? 4, और मैक्सिमम होने के लिए N2 का आएगा 5 जस्ट ऊपर से, और मिनिमम होने के लिए कितना आएगा? इन्फिनिटी। आ गया नहीं आ गया? अब सुनो भैया, पहले अपन देखें मैक्सिमम, 1 अपॉन में लैम्डा मैक्सिमम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, खूब बार के कंपटीशन में रिपीट हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। 1 अपॉन में लैम्डा मैक्सिमम, ये लो। N1 का मान तो कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16, 5 का स्क्वायर कर लीजिए कितना? 25। ये लो भैया, 16 इंटू 25, एलसीएम ले लो, 25 माइनस 16 कितना रह गया? 9R। 16 इंटू 25, यानी कि लैम्डा जो मैक्सिमम आई है आपके पास वो आई है 16 इंटू 25 बटे 9R। वैसे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन वो आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए मैं बता भी नहीं रहा उसे। फिर अपन इधर साइड में बात कर लें इसकी मिनिमम की, ये लो 1 अपॉन में लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू R। बोलो भैया, 4 का स्क्वायर 16, 1 बटे अनंत का स्क्वायर तो 0 कर दो, 1 अपॉन में लैम्डा मिनिमम R अपॉन में 16, तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 16 अपॉन में R। समीकरण नंबर 2 आ गई।
मैक्सिमम मिनिमम का अनुपात निकाल लो। लैम्डा मैक्सिमम बटे में लैम्डा मिनिमम, 16 इंटू 25 बटे में 9R इंटू R अपोन में 16। 16 से 16 को कैंसिल करो, R से R को कैंसिल करो, 25 अनुपात 9। देखो यही आ रहा है क्या? आंसर चेक कर लो बढ़िया से फटाफट से। भाई मैक्सिमम होने के लिए जस्ट ऊपर से और मिनिमम के लिए अनंत से। ओके, आपके इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ये फिजिक्स वाले पेपर में जा रखना। ये जो है ना मैक्सिमम मिनिमम वाला, इस टाइप का, ये तो ब्रैकेट के लिए पूछा है, लाइमन बामर किसी के लिए पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन गन से निर्गत इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इतनी है, गन का आरोपित त्वरक वोल्टता का मान क्या होगा? ये लो 12.27 रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम होता है। लैम्डा ई की वैल्यू रखो 0.1227, 12.27 रूट ऑफ वी करो, वी की वैल्यू निकालो भैया कितनी आ रही है देखो, 10 इंटू 10 की घात 3 आ रही है क्या? अरे भाई आ गई, 10 बार ये कट गया ना, इतनी वोल्ट आ गई, यानी कि 10 किलो वोल्ट। ये लो आंसर चेक कर लो फटाफट से। सही है, और है क्या? अभी 2-3 और है क्या? चलो इस बार मौज कर दी तुम्हारे क्वेश्चनों की। किसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य का मान समान है। अरे भाई लैम्डा समान है तो कौन सी राशियां समान होगी यार? लैम्डा बराबर H अपोन में P होता है, तो भैया लैम्डा समान है तो P भी समान हो जाएगा, क्योंकि H तो कांस्टेंट है, तो कौन समान हो जाएगा? संवेग। खत्म हो गया। विभवांतर v विभवांतर त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग लंबाई लैम्डा है, यदि विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो। ये लो, हाँ यानी कि क्लियर है कि रूट ऑफ वी के है समानुपाती। देखो 1 रूट ऑफ वी के, रूट ऑफ वी के व्यतिक्रमानुपाती के रूप में आ रहा है। अगर इसको आप 3 गुना करोगे तो पहले की कितनी हो जाएगी तरंगदैर्घ्य? पहले कितनी हो जाएगी? 1 में रूट ऑफ 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कौन सा ऑप्शन है देखो, आंसर चेक करो फटाफट। सही है क्या? बिल्कुल ही। चलो पहला ही है। लास्ट एक क्वेश्चन और है ना। 27 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो 927 पर इसका मान कितना होगा? देखो न्यूट्रॉन के लिए अपन ये लेते हैं 30.835। चलो डायरेक्ट लिख देता हूं इसे। न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आप ये लेते हो इज प्रोपोर्शनल 1 में रूट ऑफ टी एंगस्ट्रॉम में। ये आती है निर्भरता। टी यहां पर किस में आना चाहिए? केल्विन में। अगर ये अपन केल्विन में ले रहे हैं तो देखो भैया अपना आप ही फॉर्मूला बन गया भैया, लैम्डा एन डैश लैम्डा एन रूट ऑफ टी अपोन में टी डैश। लैम्डा एन डैश कैलकुलेट करना है, लैम्डा एन की वैल्यू दे रखी है क्या? लैम्डा दे रखी है। टी पहले तापमान कितना था? 27, 273 जोड़ दो 27 डिग्री सेल्सियस है ना ये। भाई केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस करेंगे। अगला तापमान कितना कर दिया है इसने? 927, 273 प्लस कर लो।
तो ये हो गया है लैम्डा एन डैश अपॉन में लैम्डा। देखो भैया कितने कट पिट रहा है, 27 प्लस 273, ये तो हो गया 301 स्टेप, तो लिखते हैं 927 प्लस 273 कितने हो गए भैया? अरे फटाफट जोड़ ले करो, 1200 जुड़ गए यार ये तो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और एक स्टेप और बढ़ा दी, 1/4 यानी कि 1/2। तो लैम्डा एन डैश कितना हो जाएगा? λ/2 है कोई सा ऑप्शन? सेकेंड। फर्स्ट ही आ गया। और देख लो और कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या? है क्या और? अब नहीं है क्या? बस एक क्वेश्चन अपने इसमें मिस्टेक थी, उसको अपन देख लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गए। ठीक है भैया।